प्रिय बच्चों, एमए उत्तरार्ध नवम प्रश्न पत्र विद्यानिवास मिश्र के ललित निबंध संग्रह से रेवा से रीवा निबंध पढ़ रहे थे। कल हम आधा पढ़ा, उसके आगे आज कंटिन्यू करेंगे। कल इस निबंध में हमने देखा कि एक लंबी यात्रा वृतांत के दरमियान उनकी किस्सा गोई, उनके अनुभवों की अभिव्यक्ति और उसके बीच कुदरत, शिव साधना और संस्कृति की उद्भावना ने एक विशिष्ट जीवन दर्शन मिश्र जी का अभिव्यक्त किया है। बच्चों, आप अच्छी तरह समझ चुके होंगे अब तक के पढ़े निबंधों के आधार पर और विद्यानिवास मिश्र के लालित्य का विश्लेषण करते हुए मैंने आपको बताया कि विद्यानिवास मिश्र अनवरत गतिशील और क्रियाशील है। इतिहास और धर्म को लेकर उन्होंने एक बुनियादी चिंतन किया है। मनुष्य आत्म प्रकृति से भिन्न नहीं है। वे कहते हैं कि मनुष्य आत्म प्रकृति से भिन्न नहीं है और उन्होंने हमारी परंपरा को हमारी शक्ति समझा। वह स्पष्ट किया कि परंपरा कभी भी बंधन नहीं हो सकती, परंपरा कभी भी रूढ़ी नहीं हो सकती। हमारी परंपरा को उन्होंने ट्रेडिशन बनाकर प्रस्तुत किया। इसलिए आपकी रचनाएं बहुत समृद्ध हैं और बहुत सुघड़ हैं। इसी संदर्भ में हम रेवा से रीवा निबंध में आगे पढ़ते हैं और देखते हैं कि वे कहते हैं, अस्तु मैं एक और भी थकित मित्र तथा अपने एक अद्भुत चिंतानंदी मित्र गोस्वामी जी के साथ शाम के झुटपुटे में कुठुलिया फार्म के लिए रवाना हुआ तो सबसे पहले जो बात मेरे ध्यान में आई वह यह कि कहीं यह प्रकृति में त्राण पाने की कामना पलायन तो नहीं है। बच्चों, एक बहुत अच्छा विश्लेषण यहाँ पर हमको मिश्र जी ने दिया है और वो ये है कि जब जब हम श्रमित होते हैं, थकित होते हैं, जब जब हम निराश होते हैं, तब अपनी इस थकान का, इस निराशा का, इस उतार का हम पलायन ढूंढते हैं प्रकृति में। हम प्रकृति की शरण में जाते हैं। तो ये पलायन नहीं है। कुछ लोग ये मानते, जब इसके परिहार की बात करने के लिए हम प्रकृति की शरण में जाते हैं, कुदरत के संपर्क में जाते हैं, किसी यात्रा पर निकलते हैं या किसी घनेरी छाह में या किसी वन में, किसी बीहड़ में जब पहुंचते हैं या किसी गुफा पर या किसी कंदरा पर या किसी ऊंचाई पर जब हम जा पहुंचते हैं, तब हमारे इस थकित मन को, तब हमारे इस थकित श्रम को, तन को और तब हमारे इस हताश परिणाम को एक आशा मिलती है, एक ऊर्जा मिलती है और हम नए सिरे से फिर से पुनः चार्ज हो जाते हैं, ऊर्जावान हो जाते हैं, तरोताज़ा हो जाते हैं, जिसे आज की शैली में आप रिफ़्रेश बोलते हैं। जब कोई चीज़ हमारी हैंग हो जाती है, जब कोई चीज़ हमारी अवरोधक हो जाती है, रुक जाती है, तब हम उसे रिफ़्रेश करके फिर से स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, ये बहुत पुरानी परंपरा है कि जो एक जीवन के संदर्भों में बहुत शाश्वत है। तो मिश्र जी ने अपने निबंध में यदा कदा जब भी अवसर मिला प्रकृति के संदर्भों में, शिव साधना के संदर्भों में, अपनी यात्राओं के दरमियान इस चीज़ को इस तरह से अनुस्यूत किया, इस तरह से गूथा और इस तरह से उसे अभिव्यक्त किया कि वह एक जीवन दर्शन बन गया। इसलिए ललित जी के निबंध जीवन दर्शन के साथ होने के बावजूद भी कभी बोझिल नहीं हुए, क्योंकि वो इतने सरल और इतनी सहज भाषा का प्रयोग करते हैं। उनकी अभिव्यक्ति इतनी सरस होती है और इतनी अनुग्रहित करने वाली, इतनी संप्रेषणीय होती है कि वह संदर्भ हमें बहुत आसान प्रतीत होता है। इसके बाद देखिए, कुछ अंश आपके लिए छोड़ देती हूँ, आप पढ़िए। हम आज भी अपने नव निर्माण में इन नदियों पर आशा लगाए हुए हैं और आज की हमारी उद्योग शक्ति भी नदियों के जीवन पर आधारित है। तो यदि हम इनके साथ अवसर मिलने पर भी कुछ समय के लिए परस्पर द्रवशील नहीं होते तो यह हमारी बहुत बड़ी अकृतज्ञता है। बड़ा प्रासंगिक है ये कि हम नदियों के लिए, जल हमारी शक्ति है, जल हमारी ताकत है और नदियाँ हमारे को पुनर्जीवन देती है, हमारे मन का नवीनीकरण करती है। तो ये व्याख्या की योग्य है। आप रेखांकित कर लीजिए। इस वीडियो के आधार पर आपको इस प्रसंग की व्याख्या करनी है और ये रेवा से रीवा तक जो निबंध है, इसमें नदी का जो अबाध प्रवाह बताया है, जो जीवन की गति का
विकल्प है वह हमारे सामने स्पष्ट होता है। विशेषताओं के रूप में भी आप ये लिखेंगे और जल के विशेष महत्व को, जल के विशेष संरक्षण को, जो आज के समय में हमारी सबसे बड़ी समसामयिक प्रासंगिकता है, वो बड़ा समसामयिक है, इस चीज़ पर उन्होंने हमें सोचने पर, एक चिंतन के लिए हमें विषय प्रदान किया है। यह तो एक आत्मविश्लेषण हुआ। हम लोग जो ही कुठुलिया फार्म पहुँचे, त्यों ही फार्म के मध्य में अवस्थित चैत्य के हाल सरीखे नए सरकारी प्रयोग भवन के समक्ष फार्म के अधीक्षक से भेंट हुई, जो कि इतने बड़े फार्म और जाने कितनी मशीनों, मनुष्यों और जड़ चेतन स्थावर जंगम जगत के एकमात्र अधिष्ठाता होने के कारण काफ़ी उल्लसित प्राणी दीख पड़ते थे और जिनके मुँह से फार्म का परिचय सुनने में बड़ा अपूर्व रस मिल रहा था। किस प्रकार उन्होंने 2000 पपीते लगाए हैं, माल्टा, आम, नींबू, संतरा और अमरूद की पाती बिछाई है, सालाना कितने मन पपीता निकलने वाला है और अमरूद की कितनी जेली अमेरिका भेजी जाने वाली है, इन सब का व्याख्या सहित सस्वर पाठ उनसे सुनने को जिसे मौका मिला होगा वह अपने को धन्य समझेगा। वह उस दिन उनकी स्निग्ध चर्चा में अगर कोई बाधक था तो गगन में उद्भ्रांत होकर घूमने वाला चंद्रमा, जो बार बार उझक कर किसी दूसरी ओर हम लोगों का मन हठात खींच लेता था। वीरेंद्र सिंह जी तो खेतों की चर्चा में डूबते क्या धंसते चले जा रहे थे, पर कुछ तो सुल्तान सिंह जी द्वारा कुठुलिया फार्म की कई बार घुट्टी पिलाई जाने की अतिरेकमयी परितृप्ति, कुछ अपने मित्र गोस्वामी जी के बीच बीच में परिहास भरी उक्तियों का खिंचाव और असल में उन्मत्त शशि के संकेतों की पुकार मुझे सबसे अधिक विवश कर रही थी कि मैं फार्म के देवता से करबद्ध निवेदन करूं कि जहां तक प्रचार और प्रसार का प्रश्न है, उसके लिए इतना प्रवचन कम से कम 7 पोथा भरने के लिए पर्याप्त है, पर अब हम लोगों को पपीतापुरी और ककड़ी कुंज से त्राण दीजिए। प्रकृति हमें कितना कुछ देती है, इतना आहार, इतना विहार, इतना पोषण देती है, और अब लेखक कहते हैं, निबंधकार कहते हैं, मिश्र जी का विनोद देखिए, परिहास देखिए, बहुत बहुत ही स्तरीय परिहास वे करते हैं कि इस पुराण से अब हम ऊब चुके थे। ककड़ी, पपीते, आम, अमरूदों का व्यापारिक हिसाब किताब और कितनी समृद्धता, कितनी वैभव वो हमें प्रदान करता है, इससे अब हमें त्राण दीजिए। आपके भाटा पुराण के अलावा भी संसार में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके लिए भूख मनुष्य को समय समय पर सताती है, और वह भूख जठरा नल की जितनी भी महिमा गाई जाती हो, पर उसकी तीव्रतम ज्वालाओं को भी नगण्य करने वाली मनुष्य की वह विराट विश्वव्यापिनी भूख होती है, जो कोई भी अटकाव भटकाव निमिष भर के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। पर मैं नहर की ऊंची नालियों के मेड़ पर चलते चलते आकुलता से प्रतीक्षा कर रहा था कि नदी का तीर आ जाए और पपीतों का त्रैराशिक गणित एक बारगी विसर्जित करने का मौका मिले। त्रैराशिक गणित मतलब क्यूमुलेटिव ब्याज। देखिए कितना संपन्न देता है, कितना धनाढ्य व्यापार है, एक व्यापारिक प्रवृत्ति भी यहाँ पर हमें स्पष्ट की है। नदी का तीर अंत में आया और मैंने नाव में पैर रखने से पहले त्रिवचा लिया कि भाटा पुराण की एक भी पंक्ति नाव में उठाई गई तो मैं भी तो नदी की शरण कहूँगा। इसके अनंतर हम लोग नाव पर विराजे और गोस्वामी जी ने सबसे पहला काम यह किया कि साथ में जो ककड़ी, खरबूजे, तरबूजे, संतरे, पपीते और आम, इन सब के अलावा कलाकंद आए थे, उनके साथ न्याय करने का प्रस्ताव रखा। पहले तो इस पर विवाद शुरू हुआ कि किससे शुरू किया जाए। आम के प्रति मेरा कुछ पक्षपात सदा से रहा है, मैंने उसे अंत में रखने को कहा जिसमें मधुरेण समापयेत हो, और तरबूज से शुरू हुआ। पर वल्लाह क्या तरबूज आए थे। लाने वाले पंडित को एक एक ग्रास के साथ पार्लियामेंट्री भाषा में धन्यवाद देते हुए हमने जब किसी प्रकार कलाकंद के सहारे उनको गले के नीचे उतारा तो ककड़ियों पर हम लोगों ने दांत चोखे किए। देखिए पार्लियामेंट्री भाषा में धन्यवाद देना बड़ा तीखा सा, एक चुटकी भी भर लेते हैं, वो एक व्यंग भी कर देते हैं कि किस तरह से संसदीय भाषा का धन्यवाद कितना औपचारिक होता है। मतलब उन्होंने जिस आत्मीयता से वो उनको दिया, प्रकृति का वैभव उपहार स्वरूप दिया, उसके लिए उन्होंने एक औपचारिक धन्यवाद दिया। फिर कुछ अंश छोड़ देते हैं। देखिए लेखक आगे कहते हैं, इतने में मैंने देखा कि चांद, जो शायद शुक्ल पक्ष की सप्तमी का चांद था, अब भागना चाहता है। उसकी कांति काफ़ी पीली पड़ने लगी है और अंग्रेजी में जिसे वैनिंग मून की पीली छाया में कवियों द्वारा सदैव प्रेम की पीर पाली गई है,
वही हम लोगों को भी विनोद से सहसा खींचकर गहन चिंतन की ओर प्रवृत्त करने लगा। मैंने विरह और संयोग दोनों के उत्कर्ष के सघन क्षणों में चंद्रमा को निहारा है, और उसको निहारा है उसके अनेक रूपों में। चैत वैशाख की उजली और सुहावनी पूर्णिमा की धवल घाटी में वनराज सा विहरण करने वाला अमृत कलश के समान स्फोट शशांक, गौरी की नक्श ज्योति सरीखी द्वितीया की कला में जगत की वंदना को पाकर संकुचित जगदीश्वर का भाल श्रृंगार बाल कृष्ण बालचंद्र, कृष्ण पक्ष की अष्टमी के नक्षत्र खचित आकाश में नीरव अंधकार में यकायक वर्षवत की अरब मरु में मूर्छना बरसाने वाली बुलबुल के तान की भांति, अधखिले बेले के विकास के प्रथम हुलास की भांति, और प्रतीक्षा की हताशा में प्रेयसी के नुपुर की परिचित पर नई झनकार की भांति, विस्मय के गर्भ से साधना के गह्वर से आ निकलने वाले ब्रज चंद्र के उदय का प्रतियोगी महायोगी ताराधीप चंद्र, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के प्रभात में अपनी अंतिम कला लुटाने की उतावली में समय से पहले ही विदा होने के लिए प्रस्तुत अत्यंत सूना पर जगत की दुरंत गति का प्रतिबोधक कृतबोध चंद्र। देखिए, लेखक ने किसी कविता की सी रचना कर दी हो, बड़ी काव्यात्मक शब्दावली का प्रयोग किया है, लंबे लंबे वाक्य विन्यास लिए हैं, और चंद्रमा के सौंदर्य का, द्वितीया का चंद्रमा, अष्टमी का चंद्रमा, नायिका का प्रतीक्षारत होते हुए चंद्रमा, उसकी नुपुर की आवाज़ के हताशा से सा चंद्रमा, और भगवान कृष्ण के बाल चंद्र भाल के श्रृंगार जैसा बाल चंद्र चंद्रमा, कई कई स्वरूपों में ताराधीप चंद्रमा, कई रूपों में चंद्रमा की व्याख्या कर दी है, और एक कवि कौशल की से सुंदर अभिव्यक्ति उन्होंने हमें दी। यहाँ पर इनकी भावाभिव्यक्ति में काव्यात्मकता का जो पुट है वो इस निबंध को अत्यंत सरस और अत्यंत लालित्यपूर्ण बना रहा है। वह कौन सा आंतर हेतु है जो इस पार्थिव मन को उस अपार्थिव ज्योति से व्यतिक्षक्त कर लेता है, मैं स्वयं नहीं जानता। चंद्रमा की चांदनी छत पर, खेत में, प्रासाद में, कुटिया में, सब जगह देखी है, पर जो शोभा उसकी गद्दी के वक्ष स्थल पर है वह अन्यत्र नहीं, क्योंकि चंद्रमा समुद्र का पुत्र है। बहुत सुंदर बात कही है कि जब चंद्रमा समुद्र के ऊपर वक्षस्थल पर दिखाई देता है तब उसकी परछाई और चंद्रमा की चांदनी की शीतलता इतनी घनीभूत हो जाती है कि वह अथाह सौंदर्य का प्रतीक या पर्याय बन जाती है। बीहर और बिछिया के संगम तक पहुँचते पहुँचते सप्तमी का चंद्रमा थक चला था, और रीवा के महाराज का राजप्रसाद तथा राजगुरु की हवेली की धवली माँ काफ़ी धुंधली होती जा रही थी। अब वापस आने में काफ़ी परिश्रम था, पर बाजी लगाई गई कि देखें चंद्रमा पहले डूबता है कि नाव पहले घाट पर जा लगती है। प्रकृति के साथ एक प्रतिस्पर्धा करने का भी आनंद है। भला चांद की गति और नाव की गति क्या तुलना की है, और क्या सौंदर्य ने लेखक ने पिया है। तो प्रकृति के आनंद को पिया जाता है और कैसे उसको पुनः सृजित किया जाता है, ये कौशल विद्यानिवास मिश्र की लेखनी का कौशल है, ये इनका निबंध का कौशल है। लेखक आगे कहते हैं, बाजी तो निश्चय ही हारी हुई थी, क्योंकि तीन मूर्तियां विशुद्ध रूप में सांख्य के पुरुष की भांति निश्चल दृष्टा बनी हुई थी। केवल छतरपुर के एक लंबे दोस्त की लंबी बाहें काम में आई, जो रह रह कर हम लोगों की शाबाशी से खींच उठते थे, और बाजी न तो हारी गई न जीती गई, बराबर रही, अर्थात नाव किनारे लगी कि चंद्रमा डब से डूब गया, और शायद वह डूबा उसी ककड़ी कुंज में जहाँ पर भाटा पुराण का आख्यान समाप्त हुआ। चंद्रमा के समानांतर चलते चलते लेखक की यात्रा पूरी होती है, नाव घाट के किनारे लग जाती है, और लेखक क्या कहते हैं, रेवा के साथ जुड़ी हुई मद गज यूथों की उन्माद जल क्रीड़ा उनसे भी अधिक उन्मद, महिष्मती और त्रिपुरी सरीखी समृद्ध राजधानियों की त्रिपुर सुंदरियों की तरंगित अंग विभ्रमों से नदी की धारा को भी मात देने वाला उद्दाम विलास, यौवन के चरम आनंद की गति से रूप पाने वाले रेवा के तलशाई नर्मदेश्वरों की अपार शिवमयी रसानुभूति, और इन सब की स्मृतियाँ एक एक करके इस विहार में मन में भर आई। लेखक क्या लेकर के आया, नदियों की लहरों का उन्मत्त सौंदर्य, जैसे किसी युवा स्त्री के नेत्रों का, उसके यौवन का, उसकी अंग भंगिमाओं का सौंदर्य होता है, उसी प्रकार से
नदी की धारा को भी मात देने वाला सौंदर्य जो था वो लेखक मन में भर लाए। इस विहार की ये सबसे बड़ी उपलब्धि रही। और लेखक अंत में क्या कहते हैं कि जिस किसी ने उस स्मृति में इस नगरी का नाम रीवा रखा था, उसके प्रति मन कृतज्ञता से आनत हो आया। काश उसके उस प्रतिक्षण आमोद देने वाले रूप को पुनर्जीवित करने का प्रयत्न होता। सरस कदली श्रेणियाँ होती, निचुल और बेतस के निकुंज होते, सप्तपर्ण की सुरभि से पागल समीर होता, हर्षी रस चंद्रिका द्योत स्फटिक के घाट होते, हंसाकार नौकाएं होती और नटराज की स्वरूप रचना में कला का नर्तन होता, पर वह नहीं है। लेखक की कल्पना है कि जहाँ इतना अद्भुत सौंदर्य है, जहाँ प्रकृति इतनी उन्मत्त है, वहाँ पर यदि कुछ घाटों को स्थापत्य मिल जाता, उनका संरक्षण हो जाता, या राज्य सरकारों के द्वारा वहाँ पर कुछ पर्वत श्रेणियाँ निर्मित कर दी जाती और कुछ निकुंज वन उपवन विहार के लिए तैयार कर दिए जाते, तो यह एक पर्यटन स्थल की श्रेणी में आ सकता था। जाने दो, स्मृति तो बनी हुई है, और ऐसे ही क्षणों को पाकर तो मनुष्य के अनंत दुखों की हेतु यह स्मृति भी वरदान बन जाती है। लेकिन लेखक हमेशा की भांति इन पुरातत्वों का, इन ऐतिहासिक स्थलों का और प्रकृति के इन क्षेत्रों का संरक्षण करने की चिंता को छोड़ देता है और कहता है कि यह अपने मूल स्वरूप में ही हमारे दुखों का निदान करने वाली प्रकृति है। और अंत में इस संतोष भाव के साथ अपनी यात्रा को समाप्त करता है, निबंध को भी समाप्त करता है, यह संदेश देते हुए कि जल शक्ति है, प्रकृति हमारे सारे श्रम का परिहार करने की क्रीड़ा स्थली है और हमें परितृप्ति देने वाली, पोषण देने वाली, आम की जैलियों को, पपीते की जैलियों को विदेशों तक निर्यात करके व्यापार से धन संपन्न कर देने वाली एक ऐसी स्थली है जिसका कि हम कभी भी आभार या ऋण नहीं चुका सकते हैं। तो बच्चों, इस निबंध में लेखक ने रीवा से रीवा निबंध में जिस प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है, उसमें नदी के अपूर्व गति प्रवाह के साथ स्वयं की गति और क्रियाशीलता के बुनियादी चिंतन से जोड़कर ये स्पष्ट किया है कि मनुष्य प्रकृति से भिन्न नहीं है। इनकी रचनाएं जितनी समृद्ध और जितनी सुदृढ़ हैं, उतनी ही ताकतवर भी हैं। वे हमें ऊर्जा भी देती है और एक दिशा भी देती है कि हम प्रकृति की शरण में जाकर क्या कुछ नहीं कर सकते हैं। तो मैंने जो रेखांकित करने के लिए आपको कहा था, वो अंश आप रेखांकित कर लीजिए और इसकी व्याख्या कीजिए।